नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। जैसा कि हमें पता है, हम भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले मूलभूत गणित पढ़ रहे थे। मूलभूत गणित में आज लेक्चर नंबर 6 रहेगा हमारा। इससे पहले मूलभूत गणित में हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया था, है ना। बहुत डिटेल में त्रिकोणमिति देखा था, उसके अनुपात देखे थे, कोण क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी बातें समझी थी। और साथ ही साथ हमने लेक्चर नंबर 2 में त्रिकोणमितीय सूत्र भी देखे थे। अब फिर उसके बाद में हमने बीजगणित पढ़ा था। बीजगणित में हमने द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, श्रेणी क्या होती है, फिर उसमें ही हमने देखा था समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ये सारी चर्चा हमने करी थी। फिर उसके बाद में बेटा हमने आगे चलकर अवकलन पढ़ा था, है ना। अभी पिछली 2 क्लासेस में हम अवकलन पढ़े थे। फिर अवकलन में हमने अवकलन के अनुप्रयोग देखे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान देखना सीखा, उसकी ट्रिक समझी। फिर अब हम आज की क्लास से समाकलन पढ़ना शुरू करेंगे। समाकलन क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। और इसके बाद में फिर बेटा इस चैप्टर में केवल 2 छोटी छोटी बातें बचेंगी, एक ग्राफ और निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति और ग्राफ एक ही जैसी चीजें है, एक ही में हो जाएगा हमारा, है ना। मतलब कि ये आगे 2 लेक्चर्स में और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले बेटा, आज की क्लास में देखेंगे समाकलन क्या होता है ना। अगर आपको अवकलन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए बेटा, तो ये बहुत आसान सी चीज लगेगी आपको, है ना। क्योंकि जिसको अवकलन आ गया उसके लिए बस कुछ नहीं, अपोजिट करने वाली बात रह जाएगी। तो वो समाकलन सीख लेंगे हम। फिर समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और फिर हम निश्चित और अनिश्चित समाकलन भी देखेंगे, है ना। वैसे जब हम समाकलन देखेंगे उसके साथ अनिश्चित समाकलन तो कवर हो जाएगा, फिर हमको निश्चित समाकलन क्या होता है यह भी देखना पड़ेगा। छोटी छोटी सी बातें बेटा, आओ हम मिलकर समझते हैं। देखो अब समाकलन क्या होता है ना। समाकलन समझने के लिए हमें कुछ, जैसे हमने अवकलन समझा था वैसे कुछ असम्पशन मानने पड़ेंगे, कुछ चीजें समझना पड़ेगी हमें। देखो मान के चलो कि यहाँ पर ये y अक्ष है या एक x अक्ष है। अब x और y अक्ष के मध्य मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। कोई भी ग्राफ बना दिया ऐसे ही, मतलब मैंने नहीं बनाया x का ग्राफ है या किसी एक समीकरण का ग्राफ है, मुझे नहीं पता, बस मैंने रैंडम सा ग्राफ बना दिया। अब मैंने सोचा कि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कितना आएगा, ये निकालने के लिए मैंने प्रयत्न करना शुरू किया। तो अब मैंने क्या किया भाई, मैंने तुम लोगों को बोला कि बताओ भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे के पास आइडिया आया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे से बीच में से तोड़ लेते हैं, है ना। बीच में से तोड़ लेते हैं, यह एक त्रिभुज सा बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये एक दूसरा त्रिभुज सा बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर एक आयत बन जाएगा, आयताकार आकृति लगेगी, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो लगभग इस पूरा जो वक्र है उसके अंदर का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन मुझे भी पता है कि अगर ऐसा करोगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं पहली बात तो, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू लंब बटे आधार बेस इनको हाइट पता है, आयत के लिए एल इंटू भी पता है हमें, है ना। ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है, इसका उपयोग करने की हमने सोची। लेकिन चक्कर क्या है बेटा कि इनका अगर मैं उपयोग करने गया तो यहाँ पर ये वाला एरिया कुछ छूट गया, इसमें ये वाला एरिया भी छूट गया, है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा एरिया छूट जाएगा, इधर भी कुछ एरिया छूट सकता है, तो जगह जगह छोटे छोटे एरिया छूट जाएंगे, तो ये वाला मेथड तो कारगर नहीं होगा। तो फिर एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर एक काम करते हैं, ना मैंने एक और नया आइडिया सोचा। उसने बोला कि सर आपने यहाँ पर 1 2 3 कितने भाग में तोड़ा था, 3 भाग में तोड़ा था, तो अभी हम हटा देते हैं 3 भागों को, है ना। उसने बोला सर एक काम करो, आप इसे 3 भाग में ना तोड़ते हुए और ज्यादा भागों में तोड़ो तो आपका क्षेत्रफल और ज्यादा सटीक आएगा। तो बोला ठीक है भाई, और ज्यादा भागों में तोड़ लेते। तो उसने बोला कि सर यहाँ पर एक काम करो, ये एक ऐसा आयत मान लो, ये एक त्रिभुज मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से एक त्रिभुज मान लो और एक आयत नीचे आ जाएगा। तो उसने बोला सर देखो यहाँ पे जो छूट रहा था ना वो भी मैंने कवर करने की कोशिश कर दी, लेकिन इससे भी ज्यादा बात तो बनेगी नहीं, है ना। अगर मैंने इसे और छोटे टुकड़े कर लिए होते, है ना, जैसे इन टुकड़ों को हटाते यार ना, हम और छोटे टुकड़े करते जा रहे हैं। तो अगर और छोटे टुकड़े करें मैंने, तो सर और छोटे टुकड़ों में क्या होगा देखते हैं। आओ यहाँ पर हमने अब इसमें कुछ ऐसा माना कि सर ये एक त्रिभुज और एक आयत का हिस्सा हो जाए, फिर से एक त्रिभुज और आयत का हिस्सा हो जाए, फिर से यहाँ पे हमने बोला कि सर ऐसा कुछ मान लेते हैं, एक त्रिभुज बन गया और नीचे एक आयताकार बन गया, फिर यहाँ पे त्रिभुज बन गया, आयताकार बन गया, फिर हमने बोला कि देखो भाई यहाँ पे एक त्रिभुज बना लो, एक आयताकार बना लो, तो अब जो एरिया आएगा वो ही सही होगा। हाँ सही तो होगा, है ना। आपने अब इसके और ज्यादा टुकड़े कर दिए हैं, है ना, आपने और ज्यादा टुकड़े कर दिए, तो आपका एरिया और अच्छा आएगा, क्षेत्रफल का मान जो वास्तविक मान उसके और निकट आएगा। लेकिन फिर भी आपने ये तो छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तो मतलब एक बात तो मुझे समझ में आई कि क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मेरे पास कोई भी अजीब सा वक्र हो जो मुझे पता भी नहीं कि यह इसमें कितने आयत बनेंगे या कितने त्रिभुज बना सकता हूं मैं, ना ऐसा कुछ नहीं पता। मान लो ऐसा कोई एक वक्र आता था, तो इसमें भी अगर मैं चाहूं तो ऐसा गणित लगा सकता हूं, इसको तोड़ देते बीच में से। तो बेटा देखो मुझे ये बात समझ में आई कि जितने छोटे टुकड़े मैं करूंगा उतना ज्यादा अच्छा क्षेत्रफल मिलेगा, है ना। अभी यहाँ पर इस बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े करे, ठीक है। तो अभी 8 10 टुकड़े करे, अभी अगर मैं 10 टुकड़ों की जगह 1000 टुकड़े कर लेता तो 1000 टुकड़े देखो यहाँ पर ये एक टुकड़ा, फिर ये दूसरा टुकड़ा है, पतली 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 स्ट्रिप बना ली मैं यहाँ पर, तो बहुत छोटी 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 स्ट्रिप बना देगा। तो अगर मैं हाई का क्षेत्रफल निकालूं तो अब मेरा एरिया तो और अच्छा आएगा। आई बात समझ में। अच्छा तो अब एक बच्चे आया, उसने बोला सर मैं कल से नहीं पढ़ने आऊंगा, मैं एक हफ्ते तक इसकी इतनी पतली 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 स्ट्रिप काटूंगा, है ना। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक हमने अल्पांश मान लिया, ये स्ट्रिप हो गया ना, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिप कहलाएगी, ठीक है। तो उसने बोला बहुत पतली पतली स्ट्रिप काटूंगा तो उसका एरिया और अच्छा आएगा, है ना। फिर एक बच्चे और गुस्सा, 7 दिन की छुट्टी है, मैं 1 साल तक बैठकर इसी का क्षेत्रफल निकालूंगा, इसी और छोटी 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 स्ट्रिप काटते जाऊंगा और सबको जोड़ते जाऊंगा, है ना। अगर सबका क्षेत्रफल निकालूंगा सब आयताकार बनेंगे, तो ये और ये हाइट मुझे पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगी, हाइट पता चल जाएगी, बना दूंगा, उसको जोड़ते जाऊंगा। एक बच्चे ने कॉपी कर दी उसको करते करते। तो अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि सर जो जितनी ज्यादा पतली स्ट्रिप काटेगा, है ना, उसका क्षेत्रफल उतना बढ़िया आना चाहिए ना। एक बच्चे ने इतनी स्ट्रिप काट ली कि वो और उसके बच्चे, है ना, उसके साथ पूछते मिलकर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। सब लगे पड़े, मम्मी पापा बच्चे, उसके बच्चे 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 सब इतनी पतली पतली स्ट्रिप काट के सब गुणा भागी कर रहे हैं, गुणा कर जोड़ रहे। तो सर ऐसे तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये अगर हमको अगर एक छोटा सा वक्र दे दिया तो क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत विकट समस्या आ रही है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि जितनी छोटी या जितनी पतली स्ट्रिप काटेंगे उतना सटीक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उतनी छोटी 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 स्ट्रिप काट लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने सोचा कि काम करते हैं, हम भी यार अब इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी कुछ करके देखता हूँ क्या वाकई में इतना डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा यार यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप काट लेता हूँ, है ना। तो देखो ये जो स्ट्रिप की चौड़ाई होगी ये डेल्टा एक्स कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिप है ना, इतनी मोटी स्ट्रिप है, ये डेल्टा एक्स कहलाएगी, है ना। सर लेकिन ये तो आपने गलत कर लिया, बहुत मोटी स्ट्रिप काट ली है। डेल्टा एक्स समझ में आ रहा है ना, डेल्टा एक्स क्या बेटा, डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ पर कुछ एक्स का मान होगा, यहाँ पर कुछ एक्स का मान होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक्स का मान x1 यहाँ पे x का मान x2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इनमें अंतर जो होती है मोटी स्ट्रिप होगी, जो स्ट्रिप होगी।
तो सर डेल्टा एक्स तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि डेल्टा एक्स तो 8 10 डेल्टा एक्स काम खत्म हो जाएगा, फिर आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे ऊपर का ना। तो अब इसको और ज्यादा सटीक बनाने के लिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि यार अभी अभी मैंने जब क्या पढ़ा था, मैंने अभी अवकलन जब पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा था कि अगर मुझे डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करना है, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करना है, तो मैं उसे डीएक्स बोल सकता हूं। हाँ, और ये डीएक्स कितना छोटा होता है, अरे बेटा पिछली बार में हमने देखा था ना, डीएक्स जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। बहुत ज्यादा छोटा कहने का मतलब क्या है, ये इतना छोटा है कि जैसे x बराबर 1 पर ही उसने परिवर्तन बता दिया था, है ना। तो ये बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ये इतना छोटा, माइक्रोस्कोप लेके लेंस लगा देखो तो अच्छा हो ना, तुम्हें वास्तव में एक ही पट्टी दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी, इतना छोटा, बहुत पतली स्ट्रिप। तो हमने बोला वाह भाई वाह, इससे शायद काम बन जाए, यानी बहुत ज्यादा पतली स्ट्रिप कर ली हमने डीएक्स, है ना। अच्छा, अब ये डीएक्स तो इसकी चौड़ाई होगी, अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना, मतलब ये चौड़ाई, ये लंबाई कितनी होगी, तो ये लंबाई जो है ये कुछ ना कुछ y में होगी, इसको मैंने y1 बोल दिया, इस लंबाई को क्या बोल दिया मैंने, y1 बोल दिया, क्योंकि जैसा ये सूत्र दिया होता मुझे, तो x का मान रख के मैं y का मान निकाला, तो इसकी ऊंचाई को या चौड़ाई को मैंने सॉरी लंबाई को y1 बोल दिया। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आया, क्षेत्रफल, तो सर क्षेत्रफल क्या आया ना, शांति से सुनो, अभी क्षेत्रफल के पीछे बहुत चक्कर है। तो क्षेत्रफल है ना, देखो हाथों में पेन, सामने कॉपी और नजरें स्क्रीन पर लगा के रखो, यहां पे जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ये होगा y1 गुणा dx, क्षेत्रफल क्या होगा dx गुणा y1, dx गुणा y1। अच्छा, अब देखो मान के चलो ऐसे ही मैंने एक और आगे स्टेप काटी होती तो वहां पर ऊंचाई y1 नहीं, अब तो कुछ और हो गई होती, तो मैं बोल दिया y2 dx, ऐसे ही क्या करना पड़ेगा y3 dx। अब इन सबको मैं जोड़ता जाऊं, इन सबको मैं जोड़ता जाऊं ना, y3 कहां से आ गया, y3 कहां से आ गया, मैंने बोला कि इसमें और आगे मैंने एक और स्टेप काटी और आगे, जैसे यहाँ पर काटी, यहाँ काटी, यहाँ काटी, यहाँ जो काट रहा हूँ, तो y1 आएगी, आगे बढ़ो तो y2 और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बड़ी कमी 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 कमी, है ना। जैसे इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्टेप काट रहे हो तो उसे बड़ी 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 दोनों केस में काट सकते हैं ना, बड़ी 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 कमी 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 कमी। तो ये ऐसा हर एक सिचुएशन पे या हर एक x की स्थिति के लिए y का मान अलग अलग है, तो इसमें y1 y2 y3 बोल दिया। ऐसे कहां तक करना पड़ेगा, ऐसे आपको अनंत तक करना पड़ेगा, बहुत सारी स्टेप जोड़ना पड़ेगी। तो फिर ये तो चक्कर आ गया, है ना। अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम और तुम्हारे बच्चे मिलकर ये इसका क्षेत्रफल निकालो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं और मेरे बच्चे मिलकर ये नहीं करना चाहते, है ना। हम मेहनत नहीं करना चाहते, मजदूर नहीं बनना चाहते। तो यहाँ पर ये y1 dx y2 dx y3 dx जो है बेटा, इन सबका अगर आपको योग करना है, क्या करना है, योग करना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और हथियार निकाला हमने। जैसे हमने इसके पहले अवकलन सीखा था तो उसमें एक हथियार निकाला था जिसको हमने डी बटा डीएक्स बोला था, तो वैसे ही एक और नया हथियार निकाल कर मैं आपको दे रहा हूं जिसको हम बोलते हैं समाकलन, है ना। अगले पेज पर जा रहे हैं हम बोलते हैं समाकलन। और समाकलन क्या करता है, समाकलन का जो अस्त्र होता है वह हमें ये a फॉर एरिया लिखा हूं मैं, ये y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx, जैसे अनंत तक जोड़ दोगे तो इन सबका योग जो होगा, क्या होगा, इन सबका जो योग होगा उसका चिन्ह बन गया ये ऐसा, है ना, ये सपेरे जैसा, ऐसा सांप बैठा हुआ है, सांप, है ना। तो ये इसका ऐसा चिन्ह बना दिया और इसको बस ऐसा लिख दियो, इसको लिख दिया ना, ये y y y y y y इसमें मैंने y dx लिख दिया, ये आ गया क्षेत्रफल एरिया, कहानी खत्म, पैसा। तो हमारे लिए एक और नया ऑपरेटर आ गया, ये क्या पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे समाकलन, समाकलन y का dx पे, है ना। मैंने dx 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 सारी स्टेप जोड़ी थी, ये नीचे जो थी मेरी सारी dx dx x में था, तो dx 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 जोड़ूंगा, कि अगर मान के चलो x का t होता तो dt 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 होता, या x का a होता, a फॉर एप्पल होता, तो d 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 जोड़ता मैं, जो होगा x अक्ष पे, x अक्ष के साथ क्षेत्रफल निकालना है तो उन सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़ दिया भैया, ना, तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पे एक समाकलन का चिन्ह आ गया, सपेरे का चिन्ह आ गया। अब हमें बस यही सीखना है सर कि अगर जैसे हमने अवकलन पढ़ा था कि अवकलन में हमारे पास d बटा dx होता है y के ऊपर, है ना, ये हमने अवकलित करा था इसे, तो समाकलन में ये जो सपेरा का चिन्ह है ये क्या करता है, तो जैसे हमने अवकलन में नियम पढ़े थे बेटा उसी प्रकार के नियम अब हमें समाकलन में पढ़ना होंगे। क्लियर है कहानी। तो आओ अब हम एक एक करके नियमों की शुरुआत करते हैं और उसका आधारित सवाल भी करेंगे ना। ये ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ, जो लेवल का हमें पढ़ना है, जिस लेवल की हमें फिजिक्स में जरूरत है नीट के हिसाब से, उसमें समाकलन ना मतलब कोटि भर का है, ये बहुत ही तुच्छ है अवकलन के सामने। तो अवकलन तो भी लंबा चला था, अवकलन बहुत सारी बात समझ लीजिए, समाकलन कुछ नहीं, 2-3 ही फॉर्मूले उनसे काम चल जाएगा, इतनी बात की गारंटी। ठीक है, तो समाकलन, समाकलन में जरूरत है। चलो, तो अगर मान के चलो मैंने लिखा समाकलन y dx कितना होगा, है ना, ये हमें निकालना है, तो ये तो एरिया के बराबर होगा सर, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो y है वो y भी तो x के टर्म्स में कुछ ना कुछ सूत्र से दिया जाएगा। तो इसमें जैसे हमने नियम पढ़े थे तो सबसे पहला सूत्र पढ़ा था y बराबर, या सबसे पहला समीकरण दिया था y बराबर x की घात n हो जाए, है ना। मैं दोनों चीजें साथ साथ में बताते जाऊंगा, ध्यान समझना। y बराबर x की घात n हो जाए, तो y बराबर x की घात n के लिए जब हमने समाकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे, देखो y की जगह x की घात n, तो x की घात n dx का समाकलन। तो अवकलन में क्या हुआ था, अवकलन में हमें आया था सर x की घात n था, तो n आगे आया था और x की घात n -1 हो गया था। तो अब समाकलन में क्या होगा, समाकलन में कुछ अलग होगा, है ना। अब वो जो अलग होगा वो आपको याद भी हो जाएगा, इसे कुछ नहीं करना है, सीखना है। देख वहां पर आगे लगाया था, यहाँ पे नीचे लेकर जाना है, x की घात n + 1 बटा n + 1 प्लस c। यह c एक नियतांक होगा, ये एक नियत मान होगा। अब ये नियत मान का क्या चक्कर है वो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी के बस मान लो यार, मान लो ये c है, c, तो x की घात n dx का समाकलन करना है, तो x की घात n + 1 बटा n + 1। अच्छा, ऐसे ही मान के चलो अगर आपको समाकलन करना होता a x की घात n dx का, क्या हो गया, अब एक और नियतांक आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर a को बाहर रख देंगे। बिल्कुल सही सोचा यार तुमने, तुम 2-3 क्लास में एक्सपर्ट बन गए तुम तो, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर रख देते हैं, है ना। वैसे a भी नियत मान उसको बाहर रख दिया, a x की घात n का समाकलन हो जाएगा x की घात n + 1 बटे में n + 1 प्लस c। बस ये हमारा जवाब है, प्लस c करना है। कोई नहीं पूछेगा, मैं घर आके मालूम है कि प्लस c क्या था, मैं बताऊंगा, रुक जाओ बिल्कुल। यहाँ पर a x की घात n + 1 बटा n + 1, पहले इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमारे पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए, इनको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ। हमने बोला मान के चलो सर x की घात 2 dx, एकदम आसान से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, फिर ये जो बचे हुए फॉर्मूले ये भी हम एक एक करके देखेंगे। देखो x की घात 2 dx का समाकलन, ये ऐसा साइन लगा दिया, मतलब समाकलन करके बताना है। यहाँ पे n का मान कितना होगा सर, n का मान हो गया 2, तो इसका समाकलन हो जाएगा x की घात 2 + 1 बटा 2 + 1 बस प्लस c। कहानी खत्म, ऐसा आंसर आ गया हमारा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। हाँ तो आ गया आंसर, ये कितना हो जाएगा, x की घात 3 बटा 3 प्लस c।
बस ये हमारा आंसर आ गया। x की घात 2 का जो समाकलन होगा बेटा वो x की घात 3 बटा 3 हो जाएगा। ऐसे ही जो भी हो बिल्कुल घबराना नहीं है ना। जैसे और यार ऐसे तो हजार एग्जांपल बना लेंगे हम, बिल्कुल बना लो। यहाँ पर हो जाएगा सर समाकलन x की घात 1 बटा 3 dx। हाँ कर लो। तो n का मान कितना हो गया सर? n का मान 1 बटा 3 हो गया। सर मैं गणित में कमजोर हूँ, आराम आराम से करो। x की घात 1 बटा 3 धन 1 बटा 1 बटा 3 धन 1 प्लस c, तो 1 बटा 3 धन 1 नहीं कर पाएगा क्या? ये क्या होगा सर? इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 धन 3 बराबर है 4 बटा 3। बस इसको उठा दो। ये जिन बच्चों ने कोरोना के चलते 10वीं की परीक्षा नहीं दी उन लोगों के लिए किया है ना। देखो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर x की घात 1 बटा 3 धन 1, तो 4 बटा 3 बटा 4 बटा 3 प्लस c। तो चाहो तो 3 को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 3 बटा 4। पूछना मत ये 3 ऊपर कैसे चले जाए ना, पिछली क्लास में करके बताया था कि अगर ये 3 नीचे जो होता है तो घुमाकर हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो यार छोटी सी बात है। अच्छा सर नेगेटिव पावर हो जाए, नेगेटिव पावर तो कौन सी बड़ी बात है ना। जैसे मान के चलो मैंने बोला x की घात माइनस में मैंने बोला अब नेगेटिव पावर ले रहा हूं इसमें ना, तो माइनस 500 इतना बड़ा अंक। हाँ इतना बड़ा अंक बताओ माइनस 500 तो क्या होगा सर? माइनस 500 है तो n का मान तो 500 हो गया, माइनस 500 हो गया। तो क्या करेंगे हम सर? इसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की घात माइनस 500 प्लस 1 बटा माइनस 500 प्लस 1 प्लस c। तो माइनस 500 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 499। अरे 500 में से 1 जाएगा तो 499 आएगा। अगर टीवी में आएगा करते हैं मात्र 499 रुपए में, है ना। तो ये वही वाली बात है, ये 1 रुपए वाला चक्कर। तो क्या हो जाएगा? माइनस ना यार, माइनस 499 बटा माइनस 499 प्लस c। बस यही आंसर है, इसको चाहो तो पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब एक और दिलचस्प सी बात, अगर सर मान के चलो x की घात 0 आ गया तो क्या होगा? x की घात 0 dx आ गया तो क्या होगा बताओ? x की घात 0 तो n का मान क्या है सर? n का मान तो 0 है, बहुत बढ़िया। तो n का मान तो 0 हो गया, तो क्या करेंगे इसमें सर? ये करेंगे x की घात 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 प्लस c। तो हम चाहे तो इसे x की घात 1, अरे x की घात 1 ही तो बचेगा, बटे में 1 बचेगा, प्लस c आ गया। लो भाई वाह भाई वाह। मतलब क्या हुआ कि x की घात 0 का अवकलन जो होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो पूरे फिजिक्स में लगेगी और बच्चे पूरे समय सोचते रहेंगे कहां हो गया ये, x कहां से आ गया। याद रखना इसको कि x की घात 0 होगा तो उसका जो अवकलन समाकलन होगा वो x होगा। तो x की घात 0 मतलब क्या हुआ? देखो ये ना तो तुम्हें भगाया गया है। x की घात 0 मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा यह वास्तव में लिखा गया है समाकलन dx बस। अरे क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात 0 है, किसी की भी घात 0 कर दो तो वो 1 आता है। किसी की घात 0 करोगे तो 0 नहीं आएगा, ये पाप नहीं करना है। किसी की भी घात 0 करोगे तो क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे वास्तव में लिख सकता हूँ इसे 1 गुणा dx। तो 1 गुणा dx तो बेटा dx ही होता है, 1 गुणा dx तो dx ही होता है। तो तुम्हें जो ध्यान रखना है आदि अनादि काल तक, युगों युगों तक जब तुम्हारे दिमाग में बात बैठी होनी चाहिए कि अगर मुझे केवल ऐसा आ जाए कभी समाकलन dx तो वो x होता है, x प्लस c होता है या केवल x लिखना है मुझे, है ना। क्योंकि x होता तो उसका x स्क्वायर था, अगर यहाँ x स्क्वायर है तो x को x क्यूब बटा 3 है, x स्क्वायर होता है ना तो x क्यूब बटा 3 है। केवल x होता तो क्या करते हैं? केवल x। अरे अब तो चैंपियन बन गए इसमें, केवल x होता तो n का मान तो भी 1 है, बिल्कुल सही बात। तो जरा x की घात 1 प्लस 1 मतलब 2 बटा 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितना हो जाता है? x की घात 2 बटा 2 हो जाता है। x की घात 2 का क्या होगा? x की घात 3 बटा 3। अब ऐसे ही अगर x की घात 0 होगा, x की घात 1, x की घात 0, x की घात 0 मतलब क्या है? वो 1 है, तो उसका जो हम समाकलन करेंगे वो x ही होगा। क्लियर है कहानी? ये आपके सामने बहुत बढ़िया एग्जांपल से, बिल्कुल बेसिक से 0 से 100% तक आपको x की घात n का समाकलन समझ में आना चाहिए। क्लियर बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो ये अब हमें समझ में आया। तो वैसे ही तरह से छोटे छोटे और एग्जांपल एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब सारे बनने चाहिए सभी से, चाहो तो स्क्रीन पॉज कर दो, तीनों का आंसर लिखो और कमेंट में बताओ कि तीनों सही आए या नहीं आए। देखो x की घात 11 बटा 2, x की घात -7, x की घात p बटा q। चलो पहले ये दो करते हैं, पहले वाला कर रहे हैं सर हम x की घात 11 बटा 2 का समाकलन dx पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर सर बहुत मुश्किल है क्या? नहीं है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा x की घात 11 बटा 2 धन 1 बटा 11 बटा 2 धन 1। बस आ गया आंसर। अरे आ गया कहाँ पड़े हो चक्कर में? यहाँ पर प्लस ही कर लो, बस प्लस सीखना है, प्लस सीखा आज है अभी, वो रात की बात है। तो 11 बटा 2 धन 1 कितना होता है? 11 बटा 2 धन 1 कितना होता है? तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? एलसीएम आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 11 प्लस 2 का गुणा करोगे बेटा तो 2 बचेगा, 2 में 1 का गुणा करो तो 2 आता है, तो ये हो जाएगा 13 बटा 2। तो 13 बटा 2 x की घात 13 बटा 2 बटा 13 बटा 2 प्लस c। तो ये जो 2 है इसे घुमा कर पहले जाओ तो 2 बटा 13 x की घात 13 बटा 2 प्लस c। मेरा जवाब आ गया, पहले वाला एकदम आसान सी बात। ऐसे दूसरा वाला भी कर लो। अब तो कर लिया है, अब तो हो गया सारे बिल्कुल सही। दूसरा वाला क्या आएगा सर? दूसरा वाला हो जाएगा x की घात -7 dx का समाकलन करना है। सर आपको कैसे पता चला? ये लिखा हुआ है ना, निम्न का x के सापेक्ष समाकलन करिए, x के सापेक्ष में dx लेना है। तो कितना हो गया? ये हो गया सर n का मान -7 इसको कर लो, ये हो जाएगा x की घात -7 प्लस 1 बटा -7 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ हो गया x की घात -7 प्लस 1 तो -6 बचा बटा -6 प्लस c। बस यही जवाब है ना। तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, माइनस का सर 1 बटा 6 तो है, x की घात 6 नीचे लेकर आ गया। अरे -6 था, नीचे आ गया तो प्लस 6 बचेगा। अब है भाई कसौटी जिंदगी की, ये क्या सवाल है? x की घात p बटा q का इंटीग्रेशन करना है dx पे, समाकलन मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करना है। मत समझो तुम, मत सोचो ही मत वो p और q था, सोचो कुछ नंबर था उसमें प्लस करना, प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा x की घात p बटा q प्लस 1 बटा p बटा q प्लस 1 प्लस c। बस आ गया जवाब, यही जवाब है। छोड़ो हो गया। चाहो तो ऐसे में सॉल्व कर लो, चाहो तो मैं इसमें तो चाहता हूं। तो ये हो जाएगा x की घात p प्लस q बटा q बटे में हो जाएगा p प्लस q बटा q प्लस c। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम इस चीज को बड़ी ही आसानी से, बड़े ही प्यार से कर लेंगे। बस इतना आना चाहिए तुम्हें। ये समाकलन बहुत एटमोस्ट बहुत बड़ी बात है, इतना समाकलन बहुत। क्लियर है? चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक सी चीजें सीखी सर। अच्छा अब आपने बताया था कि इसके अलावा अगर त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो उनका समाकलन कैसे करेंगे, मैं अवकलन में सीखा था। अच्छा सर फिर आपने ऐसा भी बताया था हमको कुछ वहां पर बीजगणित के नियम थे, प्लस में हो तो क्या करना है, माइनस में हो तो क्या करना है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, प्लस में हो माइनस में हो, तुम्हें जो पुराने नियम थे वैसे वैसे लगा लो। प्लस और माइनस के गुणा के नियम नहीं लगेंगे यहाँ पर गुणा हम सीखेंगे ना, यहाँ पे गुणा से काम करनी है। ठीक है? तो जैसे अगर हमें
सर और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें होती तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे समाकलन हैं जिसमें हम प्लस में है, कुछ माइनस में है, कुछ पावर में है, कुछ मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये सब। तो इन सबका अगर हमने समाकलन सीख लिया तो बस इतना काफी हो जाएगा। इसके बाद में हम साइन के, कॉस के, टेन के, लॉग के, ई की पावर एक्स के, ये सब चुटकियां बजाते सीख लेंगे, बस फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे। चलो तो अब ये जो 6 पार्ट है हम इसको करेंगे बढ़िया तरीके से एक करके। पूरी प्रैक्टिस क्लास में ही होनी चाहिए, है ना। क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाए, बहुत सारे एग्जांपल, है ना। ऐसे ही पूरे फिजिक्स में भी हम हर किसी के बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको पूरे फिजिक्स प्रैक्टिस क्लास में हो जाए हमेशा। देखो पहला एग्जांपल x की घात 15 dx का हमें करना है इंटीग्रेशन, समाकलन। तो क्या होगा सर, ये तो अब हो गया x की घात 15 धन 1 बटा 15 धन 1 प्लस c। तो कितना आ गया सर, x की घात 16 बटा 16 धन c हो गया भाई पहला वाला। दूसरा वाला देख लो अब। अरे देखो हो गया, आंसर आ गया। जाओ बस स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से सारे सॉल्व कर लो, एकदम आसान आसान से है, सबसे बढ़िया तरीके से समझनी चाहिए। x की घात -3 बटा 2 dx। तो x की घात -3 बटा 2 वहां क्या होगा, x की घात -3 बटा 2 धन 1 बटा 3 बटा 2 प्लस 1। बस इसको सॉल्व करते हैं। तो सर -3 बटा 2 धन 1 को कैसे हल करेंगे, बहुत मुश्किल है ये जीवन तो, लेकिन हमें डट कर कठिनाइयों का सामना करना है। बताओ भाई कैसे करेंगे इसे, एक बार मैं अलग से कर देता हूं आप लोगों के लिए ना। -3 बटा 2 प्लस 1 जो होगा वो हो जाएगा सर यहाँ पर, ये हो जाएगा -3 प्लस 2 बटा 2, तो -1 बटा 2। वाह आ गया, हाँ आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा हमारे लिए x की घात -1 बटा 2 बटा -1 बटा 2 प्लस, ये आंसर आ गया। या हम चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, अलग से सॉल्व करके बताया मैंने। इसे लिख सकते हैं, ये 2 सर पलटी के ऊपर चले जाएगा तो 2 माइनस के साथ में x की घात -1 बटा 2 प्लस, ठीक। या चाहे तो हम इसे नीचे भी लेकर आ सकते हैं। अरे यार ये क्या है, ये है -2 बटा रूट का x प्लस c। x की घात 1 बटा 2 क्या होगा, अगर x की घात 1 बटा 2 है तो क्या लिख सकता हूँ, रूट x लिख सकता हूँ ना मैं। x की घात 1 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं। तो वही वाली बात की वर्गमूल x, है ना, माइनस का उसको नीचे लेकर आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं सर, तीसरा सवाल। अब देख रहे हैं ना, तीसरा सवाल लेकर। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सॉरी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है सर प्लीज। देखो -7 प्लस x की घात -1 dx। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्यों मजा आएगा, देखो सर अब है प्लस बीच में, तो क्या करना होगा, एक बीच में प्लस हो बीच में माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में तो लोग अलग अलग कर दो इसे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x की घात -7 dx प्लस इंटीग्रेशन x की घात -1 dx, ठीक है। हाँ सर समझ में तो आ गया। अब 3 का क्या करोगे, 3 को बाहर रख दो, है ना, 3 को बाहर रख दो तो ये हो जाएगा सर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की घात -7 dx। अच्छा सर यहाँ पे n का जो मान है ना, n का मान वो -7 आ चुका है, तो हो जाएगा x की घात -7 प्लस 1 बटा -7 प्लस 1। तो ये हो जाएगा सर 3 x की घात -6 बटा -6 प्लस, सर उसको खाली नहीं किया, हाँ वो है चक्कर, x की घात -1। तो सर यहाँ पर हो जाएगा x की घात -1 प्लस 1 करना है, हाँ प्लस 1 करना है बटा -1 प्लस 1 प्लस c। तो सर ये हो गया x की घात 0 बटा 0 आ गया। तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई। सो बटे में 0 आ गया, इसमें अजीब क्या सर, कोई दिक्कत नहीं करता सॉल्व। अरे नहीं मुझे कि क्योंकि अगर किसी के भी बटे में 0 आ गया तो अनंत या नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या करेंगे फिर अब हम, हाँ अब हमें एक और नई बात सीखने का समय आ चुका है। देखो अगर हमारे पास x की घात कुछ भी हो तो काम चल जाएगा, कुछ भी हो तो काम चल जाएगा, कुछ भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर x की घात -1 हो गया तो काम नहीं चलेगा। x की घात -1, तो अगर मेरे पास x की घात -1 dx है, इसका समाकलन में लिख सकता हूँ 1 बटा x dx। तो ये जो होता है बेटा, ये एक नया नियम आपका बन चुका है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे आपको x का इंटीग्रेशन है वैसे याद रखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x dx, सॉरी ln x प्लस c। क्या होता है, ln x प्लस c। ये आंसर होता है, इसको सभी बच्चों को याद रखना होगा कि 1 बटा x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। ln मतलब क्या है, log विद बेस e। क्या होगा भाई, log विद बेस e। तो एक बार हम इसे चाहे तो लिख भी देते हैं सर, इसे लिख सकते हैं हम log विद बेस e x प्लस c, ठीक है। अगर किन्हीं बच्चों के दिल के तार बजे बार बार और याद आए कि सर log विद बेस e x का जो डिफरेंशिएशन था, जो अवकलन था वो 1 बटा x था। याद करो याद करो करो यार, कभी मैंने बेटा देख लो, हमने पिछली बार लिखा था कि सर log x का या log विद बेस e x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है वो 1 बटा x होता है। तो वही मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा बेटा कि अवकलन समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने आपको बताया था, अवकलन में समझ में आया है ना, कि सर हम चीजों तोड़ रहे थे, समाकलन समाकलित कर रहे, जोड़ रहे, एरिया निकाल रहे, जोड़ रहे हैं उन सब चीजों को। समाकलन की शुरुआत ही इसलिए सब चीजों को जोड़ना है। तो अगर मैंने इन सबको जोड़ा तो 1 बटा x को हम लिख सकते हैं ln x। तो ये अगर तोड़ूंगा तो 1 बटा x आएगा, जोड़ूंगा तो ln x आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको और डेप्थ में समझेंगे। अभी लिख सकते हैं सर यहाँ पर हो जाएगा log विद बेस e x प्लस c, log विद बेस e x प्लस c। ये मेरा जवाब आ गया है। मतलब ये 1 बाय x का -1 का तो आसान था, प्लस c, ठीक है। एक बार सवाल पूरा देख लेते हैं। हमने देखा था सर 3x की घात -7 प्लस x की घात -1 dx। बेटा इसका समाकलन तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, 3 को बाहर लिया हम, x की घात -7 था तो -7 प्लस 1 कर दिया तो -6 आ गया, ठीक है। log यहाँ पे एक x की घात -1 था तो ln x होता है यहाँ पर, है ना। बस ये हमारा जवाब आ चुका है। चाहो तो आप इसे यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6 कर सकते हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, है ना, इसको ही हम फाइनली लिख सकते हैं, हो जाएगा x की घात -6 बटा 2 प्लस log विद बेस e x प्लस c। ये हमारा फाइनल जवाब आ चुका है। क्या इतनी बातें सभी को बहुत बढ़िया तरीके से चमकती है भाई, चमकना चाहिए। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, हमारे पास 2 3 और सवाल है, फटाफट कर लेते हैं। ये फोर्थ वाला अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 बाय अंडर रूट x का स्क्वायर dx, तो करेंगे आसान है, आसान है, आसान है। कैसे देखो एक बार हम कर देते हैं यहाँ पर अंडर रूट x प्लस 1 बाय अंडर रूट x स्क्वायर dx। तो देखो तुम पहले समाकलन को गोली मारो, पहले क्या तुम a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हो, कर सकते हैं सर। अच्छा अभी आप a प्लस b का होल स्क्वायर क्यूब होता तो a प्लस b का होल क्यूब कर लेते। अच्छा घात 4 होता तो बेटा उसका अवकलन करना आसान था, इसलिए हमने श्रृंखला नियम पढ़ दिया, है ना। समाकलन के लिए फिर और अलग नियम पढ़ने होते हैं जो हमें कोई मतलब नहीं है ना। क्लास 12th में मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चे, उसमें किया जाता है, हमें तो के हिसाब से पढ़ना, तो उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। इस बात की 110% गारंटी मैं लेता हूं, मनी बैक गारंटी, पैसा वापस पूरा अगर इसी जरूरत पड़ी तो। अगर a प्लस b का घात 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया तो जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक बार आइडेंटिटी बोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसका स्क्वायर बटा 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स हो गया dx। अरे क्या क्या समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा तो वर्गमूल x का वर्ग, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटाना, वाह भाई वाह, रूट से रूट कर दिया, वाह भाई वाह dx। अब क्या करेंगे सर, एक एक को तोड़ लेते हैं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हो, एक एक को तोड़ लो। तो यहाँ पर जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बेटा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये हो जाएगा x dx प्लस, हाँ बीच में तोड़ लो इंटीग्रेशन को, 1 बाय x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब है जिंदगी का मजा, x की घात 1, ये x की घात 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ये तो आपने बताया था, x की घात 2 बटा 2। अरे कैसे कर दिया मैं इतनी जल्दी, क्योंकि अभी मेरे पीछे का मुझे याद है, और याद नहीं होता तो x का 1 है, 1 धन 1 बटा 1 धन 1 प्लस 1 बटा x, वापस आ गया तुम्हारा भाई 1 बटा x। तो यहाँ पर क्या होगा ln x, चलो विद बेस e लिख सकते हो। अच्छा सर ये क्या होगा, देखो इसमें 2 को हम बाहर रख देते और हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, 2 को बाहर रख दिया और ये हो गया इंटीग्रेशन dx, यहाँ लिख देते हैं हमारे का। अब क्या करेंगे सर, देखो इसको लिखो x स्क्वायर बटा 2 प्लस log बेस e है ना, या ln x प्लस ये हो जाएगा, देखो 2 तो रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c है ना। देखो हमने बहुत आराम से पूरी स्टेप्स बताई है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट लिख पाओगे है ना। जैसे यहाँ पर x का इंटीग्रेशन से x स्क्वायर बटा 2, 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x और 2 बाहर जाएगा, और जब कुछ नहीं होता है इंटीग्रेशन में x वापस आ जाता है। क्लियर है कहानी, तो इस हिसाब से हम सारे सवाल कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमने ये वाला सवाल कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से, ये वाला भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, क्या ये वाला कर सकते हो, अरे सर अभी तो ओरल है हमारे लिए, बिल्कुल सही बात, ये भी तुम बहुत आसानी से एक लाइन कर दोगे, क्योंकि ये और ये दोनों सवाल कितने से, ये दूसरे कैसे, देखो एक बार लिखकर है ना, एक बार हम सवाल लिखते हैं, 5वां सवाल, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 बाय x dx। तो बेटा आप इसे चाहो तो तोड़ दो, x dx प्लस 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर बटा 2 प्लस आया नहीं करा, आ गया जवाब, लो भाई अब तो तुम एक्सपर्ट बन गए, धीरे धीरे और तेजी से कर पाओगे। चलो भाई सर 5वां सवाल भी हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, और सवाल बचे क्या, लाओ अब तो हम सारे कर देंगे। देखो भाई आखिरी सवाल है 6वां वाला, 1a बाय x स्क्वायर प्लस b बाय x dx का इंटीग्रेशन करना है। मतलब 1 बाय 1 बाय बहुत जगह आ रहा है, ध्यान रखना, चक्कर होता है इसमें ना, 1 बाय x का क्या होता है ln x होता है। चलो भाई आखिरी पार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ a बटा x स्क्वायर प्लस b बटा x dx। ये हो जाएगा सर, a तो नहीं था, पहले तोड़ दो बीच में से, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, बहुत दिक्कत है हमारे जीवन में। देखो a को बाहर रख दो है ना, और यहाँ पर इसे लिख लो x की घात माइनस 2 dx। अरे नीचे तो ऊपर लिया है ताकि मैं n का मान अच्छे से निकाल पाऊं, बता पाऊं, ये हो जाएगा b बाहर चलेगा, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है सर कि 1 बटा x जो होता है उसका इंटीग्रेशन तो ln x होगा ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 x की घात माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 प्लस b, 1 बटा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log विद बेस e x प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a x की घात माइनस 1 बटा माइनस 1 प्लस b ln c, सॉरी ln x प्लस c। तो कितना आ गया फाइनली, इसे हम चाहते तो लिख सकते हैं माइनस a, देखिए माइनस आ गया, ये 1 बटा x है, तो इसे लिख लो x पावर माइनस 1 है तो 1 बटा x हो गया प्लस b ln x प्लस c। क्लियर है कहानी, सबको बहुत बढ़िया तरीके से है ना। हमने यहाँ पर अब इसमें काफी महत्वपूर्ण एग्जांपल्स कर लिए। क्लियर बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं ये सी का राज क्या चल रहा था, ये सी क्या चल रहा है इतनी देर से। हाँ भाई अब हम ये समझते हैं, ये तो सब चक्कर समझ में आ गया, हमें समाकलन करना बहुत बढ़िया तरीके से बन गया, लेकिन अब आप बता ही दो कि ये सी का क्या चक्कर है, हर बार सी क्यों लिखना पड़ रहा है। देखो यार ये सी का क्या चक्कर है हम समझते हैं ना, उसको समझने के लिए हम पहले कुछ और बातें समझते हैं। वास्तव में समाकलन और अवकलन में फर्क क्या है ना, क्या हो रहा था आपको पता है, अवकलन मतलब अगर तोड़ रहे हो, समाकलन मतलब जोड़ रहे हो, तो अगर किसी चीज को तोड़कर जोड़ा तो रसोई बन जाएगा ना। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, मान के चलो तुमने तुम्हारे पास x की घात 2 है ना, तो मैंने बोला कि इसका पहले अवकलन करो, तो इसका अवकलन करोगे, ये y बराबर x स्क्वायर, तो dy बटा dx निकालो। तो इसमें अगर आपने dy बटा dx निकाला तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर बटा dx, ठीक है। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2x। अरे यार अब मैं पूछना कैसे किया है ना, बहुत सारे एग्जांपल करवा मेरी क्लास में, 2 आगे गुणा हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x हो गया। अच्छा अब ये जो 2x है ना, इसका समाकलन करो, देखो चमत्कार। तो सर समाकलन होगा 2x dx, तो ये बन जाएगा 2 बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर लिख दो x dx, तो x का समाकलन क्या होता है सर, ये हो जाएगा 2 x का समाकलन हो जाएगा x की घात 1 है, बिल्कुल x की घात 1 है, तो ये हो जाएगा x की घात 1 धन 1 बटा 1 धन 1, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ये हो गया 2 x की घात 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, ये तो फिर से x स्क्वायर आ गया। वाह भाई वाह वाह, देखो मतलब क्या बोल रहा था मैं, अगर तुमने किसी एक फलन को अवकलन करा फिर समाकलन करा तो तुमने कुछ भी नहीं करा है ना। अवकलन करके समाकलन कोई भी जितने अभी हमने अवकलन करे ना, देखिए जो आंसर है ना, अगर तो इसका अवकलन करके फिर ही आ जाएगा, समाकलन करके अवकलन करके समाकलन एक ही बात है। देख फिर से एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें, कोई एग्जांपल देखो, चलो ये देखते हैं ना, x की घात इधर का 15 तो ये x का 16 बटा 16 आया। अगर तुमने x की घात 16 बटा 16 का अवकलन कर दिया, अवकलन कर दिया तो क्या आएगा सर, ये आएगा 16 x की घात 16 माइनस 1 बटे में 16 था, तो देखो 16 से 16 कर दिया, x की घात 15 आ गया। लो भाई वही तो देख, तूने x की घात 15 का समाकलन करा, फिर मैंने अवकलन कर दिया, x की घात 15 आ गया। आया मजा। तो मतलब अब हमें फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, हमें फॉर्मूला आगे याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे तुम्हें क्या बताया था, ये जो ln x है इसमें इसका डिफरेंशिएशन इसका अवकलन 1 बटा x होता है, 1 बटा x का ln x होता है। देखा गजब की ट्रिक है ना। तो मतलब अब तुम्हें sin x cos x याद नहीं रखने, तुम्हें पता है सर sin x का जो है वो cos x का cos x था, sin x का अवकलन cos x, तो cos x का समाकलन sin x हो गया, कहानी खत्म। देखो भाई है ना, तो सर ये तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया, लेकिन फिर सी तो समझ नहीं आया। ठीक, अब यहाँ पर प्लस सी क्यों होना चाहिए था, यहाँ पर y बराबर x स्क्वायर, अगर मैंने फलन लिया होता y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, क्या लिया होता y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, ये वो वाला फील है जो कहीं नहीं मिलने वाला है ना, बस यही मिलेगा एसपी क्लास में, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 है अगर यहाँ पर, तो अगर मैंने इसमें dy बटा dx करा मतलब कि क्या कर रहा हूँ मैं इसमें अवकलन, तो कितना हो जाएगा सर, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 2 का हो जाएगा 0। वाह देखो
अब अभी क्या समझा हमने कि सर अवकलन करके समाकलन तो वही बनना चाहिए, तो बनाओ, तो सर अब मैं कर रहा हूँ इसका समाकलन, तो जाएगा dy, अच्छा सॉरी सॉरी नहीं आ गया, मैं आसानी से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x dx का समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 बाहर चले जाएगा, ये हो जाएगा x dx, और अभी आपने बताया ये होगा x स्क्वायर बटा 2, तो ये आ गया x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। देखो इसीलिए मैं प्लस सी लगा रहा था। अगर यहाँ पर हमने शुरुआत करी होती x स्क्वायर प्लस 2 से, आया क्या नीचे x स्क्वायर आ गया। अगर तुमने शुरुआत करी x स्क्वायर से तो नीचे x स्क्वायर आया, वो तो तुम्हारा सही हो गया, लेकिन x स्क्वायर प्लस 2 से शुरुआत करी, उसको डिफरेंशिएट करा, उसका अवकलन करा, तो यहाँ पर आया था 2x और फिर उसका समाकलन करा, x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 कहां गया, ये शुरुआत करी वही मिलना चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह और कोई भी अंक होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर 2 की जगह और कोई भी अंक होता सर, 2 की जगह 10 होता, 15 होता, 50 होता, तो वो सबका जब अपन करते शून्य होता और समाकलन में वापस नहीं आता। तो सी का मान क्या है अभी मेरे लिए, सी का मान है 2। तो सर ऐसा सी का मान कैसे निकाल सकते हैं, वो आगे चलकर जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे चलकर फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि सी का मान कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सी लिखना पड़ेगा, आगे कहानी समझ में है ना। तो देखो यार, अब यहाँ पर हम और भी जो बचे हुए हमारे पास समाकलन के फॉर्मूले है वो देख लेते हैं। जैसे हमने x की घात n का देख लिया, sin x का क्या होगा माइनस cos x, cos x का क्या होगा माइनस sin x, 1/x का क्या होगा ln x, समाकलन बोल रहा हूँ, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, e की पावर x को कोई नहीं छेड़ सकता इस दुनिया में। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भाई देखो देखो भाई देखो, कुछ नहीं करना है यार, तुम अपना वो टेबल खोलो, कोई टेबल, वो टेबल खोलो, मैंने बनवा दो, जिसमें मैंने अवकलन लिखा था सबका, है ना, जिसमें cos x का अवकलन लिखा था तुमने, मैंने बोला था cos का जो अवकलन तो माइनस sin होता है, याद रखना। तो ये देख cos का माइनस sin है, तो sin का माइनस cos हो जाएगा, उल्टा करना है, अभी तक तो फाइनल। ऐसे ही sin का जो है वो cos होगा, ln का अवकलन 1/x था, तो 1/x का समाकलन ln x हो जाएगा, e की पावर x रहेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है इस दुनिया में। वाह भी वाह, मजा आ गया जिंदगी का। क्लियर है इतना सब कुछ, बहुत बढ़िया तरीके से समझना चाहिए सबको कि sin का माइनस cos क्यों आया, क्योंकि cos का माइनस sin होता है अवकलन, तो sin का समाकलन माइनस cos होगा। क्लियर है इतनी बात है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया सी कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ विकट समस्याओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर मान के चलो मेरे पास ऐसी कोई समस्या आ गई, सर अगर मेरे को ऐसा करना पड़ा, जैसे sin x का तो आपने बता दिया, sin x dx तो आपने बता दिया, sin x का क्या बता माइनस cos x, लेकिन अगर यहाँ पर sin 5x होता तो क्या करता मैं। तो देख बेटा, जैसे मैंने एसपी स्टार मेथड बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी तुम्हें, अवकलन में क्या करोगे कि यार ये जो नंबर है, जो यहाँ नंबर है उसे आगे मल्टीप्लाई कर लो, समाकलन उल्टा होता है तो उससे डिवाइड कर ले, कहानी खत्म। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर है इससे डिवाइड कर दो, 1/5 sin x, sin x का क्या होगा cos x होगा, अरे sin x का अवकलन माइनस cos x होगा, माइनस cos x प्लस लिख दो, कहानी खत्म, पैसा जमा, आंसर आ गया, आया मजा है ना। देखो तो इसके लिए जनरलाइज करके लिख दो, इसको हमेशा तुम्हें याद रहे, अगर आपके पास sin ax plus b dx है कभी, तो आप इसे लिख लो, sin को लिख लो cos ax plus b, और कुछ मत करो, है ना, माइनस cos x जैसा वैसा दिया मैंने, क्योंकि sin का माइनस cos होता है, तो sin का माइनस cos और ax plus b ऐसा कैसा आ गया, और ये जो a है इससे भाग दे दो, कहानी खत्म, पैसा खत्म, आंसर आ चुका है। आया समझ में। ऐसे ही cos होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होता cos ax plus b dx, तो क्या करता सर मैं, देखो cos का मतलब sin होता है, यहाँ पे लिख दो sin ax plus b बटे में a कर दो प्लस c, आंसर आ चुका है। अरे आया मजा, बस यही कहानी है यहाँ पर। ऐसे ही अगर तुम्हें इंटीग्रेशन 1/ax plus b होता dx, है ना, तो इसको कर देते log with base की ax plus b log with base की ax plus b बटे में a प्लस की, कहानी खत्म। इसका एग्जांपल करवा दो साहब, एग्जांपल, ताकि और फील आ जाए। देखो एग्जांपल करते हैं, मान के चलो मुझे इंटीग्रेशन करना है cos 10x plus 2 का, तो क्या ट्रिक सिखाई सर, cos का क्या होता है, cos का होता है sin, तो ये हो जाएगा sin 10x plus 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस c, आंसर है। अरे जो ये नंबर है उससे डिवाइड करना है, x के आगे जो है उससे डिवाइड करना है, बाकी आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मान के चलो अगर तुम्हें होता इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/5x plus 2 dx, तो क्या करोगे सर, इसे 1/x के रूप जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा ln, है ना, log with base e मतलब ln होता है 5x plus 2/5। वाह भाई वाह, मजा आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, जो यहाँ नंबर है उससे डिवाइड कर दो, कहानी खत्म, पैसा। अच्छा सर अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन 5x वो e की पावर में, तो क्या करते, आपने कुछ बताया नहीं, कोई स्टार तरीका नहीं है सर, कोई ट्रिक नहीं है। अरे बेटा हम हैं, बाकी सब कम है, हमारी ट्रिक हर जगह लगी। क्या करो, बस ये 5 से इंटीग्रेशन है, भाग दे, कहानी खत्म, तो 1/5 e की पावर 5x प्लस c, आंसर आ जाए, कहानी खत्म, पैसा। क्लियर है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। आया मजा जिंदगी का, बस थोड़ी सी चीजें सीख लो, सब कुछ बढ़िया से समझ आता है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें ना, और अब इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अनिश्चित समाकलन था। सर निश्चित समाकलन क्या होगा, देखो बेटा ध्यान समझना इस चीज को ना, इसको हम आगे करके बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर तुम पुराना समझ में आया तो ये तो तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का खेल है, बस यूं आ जाएगा। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सर, आपने हमें बताया था कि आपने थोड़ा मूर्ख बना दिया, हमें ऐसा लगा, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं चला होगा अभी तो, तुम मूर्ख बन गए हो। देखो यहाँ पर ये ग्राफ था सर, आपने बोला इसका एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया निकालेंगे हम, तो अभी आप हमें सिखा रहे थे जैसे x का इंटीग्रेशन करके बताऊं, तो सर आपने हमें सिखाया x स्क्वायर बटा 2 प्लस c, है ना, तो सर ये तो आपने सिखा दिया, आप बोलते हो ये क्षेत्रफल आएगा, हाँ ये आएगा भाई, ये क्षेत्रफल आएगा, ये क्षेत्र है, सही गलत है, पक्का सोच लो, गलत है, हाँ गलत तो है, गड़बड़ तो है। क्यों? क्योंकि यार जब भी तुम एरिया निकालते हो, अगर मान के चलो तुम्हारे गांव में खेत है, तो तुम अगर कोई पूछे कि तुम्हारे गांव में कितना बड़ा खेत है, तो क्या बोलोगे, x³ बराबर का खेत है मेरा, ऐसा कभी बोलते हो क्या? नहीं सर, 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा कुछ होता है। या अगर आज से पहले जब भी मैं गणित पढ़ता था सर, उसमें तो एरिया जो आता था वो ऐसा होता था 25 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैसा एरिया है? हाँ ये एरिया नहीं है, वास्तविकता में क्या बेटा, अभी आपने ये नहीं बताया कि आपको एरिया कहां से कहां तक का निकालना है। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट करा, तो मेरे को नहीं पता ना यार कि ये कहां से शुरू करना है और कहां पर खत्म करना है, तो ये क्या दे रहा है, ये अनंत तक का एरिया दे रहा है,
जहां तक तुम बोलोगे वहां तक का एरिया दे देगा। तो कहां तक का चाहिए उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लिमिट, उसी को हम बोलते हैं निश्चित समाकलन, है ना। क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगी। जैसे है ना, अब हम निकालना सीख रहे हैं लिमिट। लिमिट मतलब क्या होता है कि कहां से कहां तक का क्षेत्रफल, है ना। ये तो ऐसे कुछ बात होगी, ये पूरी जमीन मेरी है, अरे कहां तक की तुम्हारी जमीन है, जहां तक नजरें जा रही है वहां तक की मेरी है। तो नजरें तो अगर मैं टापू दिखा रहा हूं तो बहुत दूर तक नजर जाएगी, सब तुम्हारा थोड़ी ना है। तुम्हारी जमीन कहां से कहां तक है, एक लिमिट होगी ना कि सर यहाँ पे बाउंड्री है हमारी, तो वही वाली बाउंड्री बनाना सीखेंगे हम, लिमिट लगाना सीखेंगे। तो अब ये कैसे लगाते हैं देखो, है ना। अगर मान के चलो मेरे पास यही फलन था, अब इसमें लिमिट लिखेंगे कहां, इसमें लिमिट लिखी जाती है बेटा यहाँ पे, ये एक कुछ ए लिखेंगे, यहाँ पे कुछ एक बी लिखेंगे। इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट, है ना। चिंता मत करो, हिंदी वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, या निम्न और उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं, है ना। ये निम्न हो जाएगा और ये उच्चिष्ट हो जाएगा। तो सर क्या करना होगा, देखिए अब इसको तुम्हें बहुत आसान है, तुम जैसा करते थे वैसा करते आ जाओ। सर हम इसको करते हैं x स्क्वायर बता दो, बिल्कुल सही, x स्क्वायर बता दो प्लस c कर दो। अब क्या करो, अब क्या करो, नीचे लिखो a ऊपर लिखो b, आ गया आंसर। नीचे लिखो a ऊपर लिखो b और इसमें एक बार b रखो x की जगह। ध्यान से समझना क्या करना है, पहले यहां लिख देता हूं मैं, पहले x पर x की जगह b, b क्या है अपर लिमिट, ठीक है। फिर लगाओ माइनस का चिन्ह, फिर रखो x की जगह a और a क्या है लोअर लिमिट, निम्नलिखित मान। ये उत्कृष्ट मान निम्नलिखित मान रख दो, कहानी खत्म। तो क्या हो गया, अब x की जगह से b रखूं मैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा दो प्लस c माइनस, अब x की जगह a रख, तो जाएगा a स्क्वायर बटा दो प्लस c। तो अगर हम इसे हल करेंगे सर, तो हो जाएगा b स्क्वायर बटा दो प्लस c माइनस a स्क्वायर बटा दो माइनस c। तो c ने c को तो मार दिया, वाह भाई वाह। अगले पेज पे डालूंगा, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा दो माइनस b स्क्वायर बटा दो माइनस a स्क्वायर बटा दो, हमारा आंसर आ चुका है। बस कहानी खत्म। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस चीज को, हमने यहाँ पर से सीखा इसे लिखना। सर इसे हमने लिखा इंटीग्रेशन जो था उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया, और हमने इसे यहाँ पर लिखा b स्क्वायर बटा दो प्लस c माइनस a स्क्वायर बटा दो माइनस c, c से c कट गया, ये हो गया b स्क्वायर बटा दो माइनस a स्क्वायर बटा दो, आंसर आ गया। जैसे इसको हम एक बार हल कर देते हैं, मान के चलो यहाँ लिखा होता है ये इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक। तो अब निम्नलिखित मान कितना है, 1, उच्चिष्ट मान कितना है 2, हल करो देखो। तो ये हो जाएगा फिर x स्क्वायर बटा दो प्लस c हो गया, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ हो गया 1, तो एक बार 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग बटा दो प्लस c माइनस 1 का वर्ग बटा दो प्लस c। तो फिर से सर ये 1 2 का वर्ग है, 2 गुणा 2 तो 1 2 से 1 2 कट गया, 2 धन c माइनस 1 बटा दो प्लस c। तो देखो यार, जब भी मैं माइनस खोल रहा हूँ तो एक और चमत्कारी बात मेरे सामने आ रही है कि c से c तो कट रहा था, c से c तो कट रहा था। हाँ, जब भी हम निश्चित समाकलन करेंगे, सुनो ध्यान से, गुरु वाणी बोल रहा हूं, जब भी कौन सा समाकलन करेंगे, हम निश्चित समाकलन करेंगे, उसमें सी का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि सी हमेशा कट जाएगा। तो निश्चित समाकलन में सी लिख या ना लिख कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 2 माइनस 1 बटा 2, वाह। तो हम सीधी कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वाह वाह। तो 4 माइनस 1 बटा 2, 3 बटा 2, मेरा आंसर आ गया। हाँ, अब ये आंसर हो सकता है बढ़िया सा, ठीक है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर इसका मान बताना है, इंटीग्रेशन 1 से 2 इसे 1 से 5 x स्क्वायर dx, है ना। कुछ बड़ी बात नहीं है, तुमको आ गया, बस उच्चिष्ट निम्नलिखित मान खत्म कहानी। तो ये हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन कर दे, x स्क्वायर होगा x क्यूब बटा 3, मुझे पता है x स्क्वायर में n का मान 2 है, 2 धन 1 बटा 2 धन 1, और यहाँ लिखना पड़ेगा 1 से 5। अब मुझे पता है प्लस सी करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं हूं मजदूर, है ना। हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें पता है भाई निश्चित समाकलन में सी लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रखोगे वो हमेशा कट जाएगा। तो कितना आ गया सर, ये हो गया 5 की घात 3 बटा 3 माइनस 1 की घात 3 बटा 3, कुछ नहीं करा, एक बार x 5 का एक बार x 1 रखा, ये हो गया 125 बटा 3 माइनस 1 बटा 3, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, ये हो गया 124 बटा 3। बस हाँ, अब यहाँ पर हम इसके स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लिख देंगे इसे। अब ये क्या कर दिया सर, देखो वर्ग इकाई क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंच में है, किस में है। तो वर्ग इकाई मतलब वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, वर्ग मीटर भी हो सकता है, वर्ग कुछ भी हो सकता है, इसलिए इकाई लिख दिया। जब मुझे नहीं पता कि क्या है, सेंटीमीटर मीटर न्यूटन नहीं न्यूटन का, हाँ मीटर सेंटीमीटर इंच क्या है मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर हम इकाई लिख देते हैं। क्लियर है कहानी। एक और एग्जांपल करवाता हूं, फिर हम 2 सवाल करेंगे आपके लिए क्विज के रूप में। मान के चलो मैंने लिखा sin x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 तक, वाह भाई वाह, सीधे बढ़िया एग्जांपल। हाँ, थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना, ऐसा आसान आसान पढ़ना पड़ता है हमेशा। sin x का इंटीग्रेशन, तो सारा sin x का जो होता था ना वो होता है माइनस cos x। चलो एक मुकाम तो तुमने हासिल कर लिया, 0 से पाई। अब देखो इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, इसे ये रखेंगे वो रखेंगे, माइनस माइनस सारे माइनस पे काम करके माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं। फिर से लिख लें 0 से पाई तक। अच्छा, अब यहाँ पे cos पाई माइनस cos 0, cos पाई का मान क्या आएगा, पाई बटा 2 पाई बटा 2 पाई बटा 2, ठीक है। cos पाई बटा 2 का मान कितना है, cos पाई बटा 2 ना, पाई बटा 2 बेटा, पाई बटा 2 का मान कितना आएगा सर, फिर लेते रहते हो, पाई बटा 2 तो भूल गया मैं, पाई बटा 2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है याद आया, हाँ सर ये तो 0 होता है, तो ये होगा 0 माइनस cos 0 क्या होता है 1। जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा है पिछला ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर देख लो बेटा, उसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये अगर करोगे तो सर 0 में से -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ या प्लस 1 वर्ग इकाई, है ना। वर्ग इकाई क्यों लिख रहा हूं, फिर से मैं क्यों लिख रहा हूं वर्ग इकाई, क्योंकि ये स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कहानी बेटा। चलो तो आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। 2 सवाल दे रहा हूं आप लोगों को क्विज के रूप में करने के लिए, जल्दी से 2 सवाल मुझे करके बताओ, और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे और जानदार तरीके से और इसमें आगे ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, क्विज के रूप में 2 सवाल। पहला सवाल आपके सामने, सबका आंसर आना चाहिए। आ गया पक्का, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं फिर। तो ये कितना हो जाएगा सर, इसका समाकलन करना है हमें, x स्क्वायर dx तो बहुत बार करवा दिया, बहुत आसान सवाल था। हाँ बेटा बिल्कुल, तो x क्यूब बटा 3 प्लस c, अरे x की घात 2 है, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 बटा 3 कर दिया, आ गया 2, आंसर आ गया, कहानी खत्म, ऐसा। चलो आगे बढ़ते एक और सवाल के लिए। हाँ समाकलन करना है sin x dx का 0 से पाई तक,
आराम से करो, साइन का पहले करो कॉस माइनस कॉस, फिर इसमें लिमिट रखो 0 से पाई। क्या जवाब देते हैं हम इसका बढ़िया तरीके से। ये क्या होगा सर, साइन का होगा माइनस कॉस एक्स है ना, और ये होगा 0 से पाई तक। तो आपने ट्रिक सिखाई, पहले माइनस को बाहर रख दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। ये हो जाएगा 0 से पाई तक, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई माइनस 0। अब कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री का मान कितना था, ये -1 था, मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। कॉस 180 डिग्री का मान बेटा -1 होता है, तो यहाँ हो गया है -1 और कॉस 0 तो 1 होता ही है। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये क्या है कॉस 0 का, तो ये हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। तो जो सही जवाब आएगा बेटा वो हो जाएगा तीसरा। क्लियर है, किसी को किसी भी प्रकार कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए, बढ़िया आसान से सवाल। ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा आज की क्लास में हमने समाकलन सीखा, समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र सीखे, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन सीखा। ठीक है, तो समाकलन में हमें 1 मीटर विजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता होना चाहिए कि सर x की घात n का अगर समाकलन करना है तो ये होगा x की घात n + 1 बटा n + 1 प्लस c होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हमारे पास जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे या जो भी हमने अवकलन में सीखा था उसका जस्ट उल्टा समाकलन हुआ। जैसे 1 बटा x का क्या सीखा था हमने, ln x सीखा सर, ln x का अवकलन 1 बटा x था, sin x का क्या सीखा, sin x होगा -cos x। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हमने सीखा ये सारे फॉर्मूला आपको हमेशा याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा ना। फिर निश्चित समाकलन में क्या देखा कि लिमिट रखना होगी निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान को, एक बार उच्चिष्ट मान रख दो, फिर निम्नलिखित मान रख दो और सॉल्व कर लो। क्लियर कहानी ना। तो ये सब कुछ आज हमने सीख लिया है। होमवर्क बेटा आपको क्लास खत्म होने पर नीचे ऐप में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे डेली पूरा होमवर्क कर रहे होंगे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, जिसमें हम ग्राफ या आरेख के बारे में चर्चा करेंगे। जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।